अध्याय 19 मौर्योत्तर युग में शिल्प, व्यापार और नगर। शिल्प शकों, कुषाणों और सातवाहनों का 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी और प्रथम तमिल राज्यों का युग प्राचीन भारत के शिल्प और वाणिज्य के इतिहास में चरम उत्कर्ष का काल था। इस काल में कलाओं और शिल्पों का विलक्षण विकास हुआ। इस काल के ग्रंथों में हम शिल्पियों के जितने प्रकार पाते हैं उतने पहले के लेखों में नहीं पाते। मौर्य पूर्व काल के दीघ निकाय में लगभग 24 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख है, तो इसी काल के महावस्तु में राजगीर में रहने वाले 36 प्रकार के व्यवसायियों का उल्लेख है, और फिर भी सूची अधूरी है। मिलिंद पन्नों में तो 75 व्यवसाय गिनाए गए हैं, जिनमें 60 विविध प्रकार के शिल्पों से संबद्ध हैं। साहित्यिक स्रोतों में तो शिल्पियों को अधिकतर नगरों से जोड़ा गया है, किंतु कुछ उत्खननों से प्रकट होता है कि वे गांवों में भी बसते थे। तेलंगाना स्थित करीम नगर के एक गांव में बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार आदि अलग अलग टोलों में रहते थे तथा कृषि मजदूर तथा अन्य मजदूर एक दूसरे छोर पर बसते थे। सोना, चांदी, सीसा, टिन, तांबा, पीतल, लोहा और रत्न के काम वाले 8 शिल्प थे। पीतल, जस्ते, सुरमा और लाल संखिया के कई प्रभेदों का उल्लेख है। इससे खान और धातु के कौशल में भारी प्रगति और विशेषीकरण का पता चलता है। लोहा बनाने के तकनीकी ज्ञान में भारी प्रगति हुई। अनेक उत्खनन स्थलों पर कुषाण और सातवाहन कालीन स्तरों में लौह शिल्प की वस्तुएं अधिकाधिक संख्या में मिली हैं, परंतु इस विषय में आंध्र प्रदेश का तेलंगाना सबसे समृद्ध प्रतीत होता है। इस क्षेत्र के करीमनगर और नालगोंडा जिलों में हथियारों के अलावा तराजू की डंडी, मूठ वाले फावड़े और कुल्हाड़ियाँ, हंसिया, फाल, उस्तरा और करछुल आदि लोहे की वस्तुएं मिली हैं। छुरी कांटे सहित भारतीय लोहे और इस्पात का निर्यात अबिसिनियाई बंदरगाहों को किया जाता था और पश्चिम एशिया में उनकी भारी प्रतिष्ठा थी। कपड़ा बनाने, रेशम बुनने और अस्त्रों एवं विलास की वस्तुओं के निर्माण में भी प्रगति हुई। मथुरा शाटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र के निर्माण का बड़ा केंद्र हो गई थी। दक्षिण भारत के कई नगरों में रंगरेजी उन्नत शिल्प थी। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली नगर के उपांतवर्ती उरैयूर में ईंटों का बनाई रंगाई का हौज मिला है। अरिकमेडु में भी इस तरह के हौज मिले हैं। ये हौज ईसा की पहली से तीसरी सदियों के हैं। इन क्षेत्रों में करघे पर कपड़ा बुनने का व्यवसाय बहुत प्रचलित था। कोलू के प्रचलन से तेल के उत्पादन में वृद्धि हुई। इस काल के अभिलेख बतलाते हैं कि बुनकरों, सुनारों, रंगरेजों, धातु शिल्पियों, दंत शिल्पियों, जौहरियों, मूर्तिकारों, मछुआरों, लोहारों, गंधियों ने भी बौद्ध भिक्षुओं के लिए गुहाएं बनवाई तथा उन्हें स्तंभ, पट, कुंड आदि का दान दिया। इन सब से प्रकट होता है कि दस्तकारों के धंधों में खूब बढ़त हुई। विलास की वस्तुओं का उत्पादन करने वाले शिल्पों में हाथी दांत का काम, कांच का काम और मणि माणिक के बनाने का काम उल्लेखनीय है। सीप या शंख शिल्प भी उन्नत स्थिति में था। कुषाण स्थलों में खुदाई के क्रम में बहुत सी शिल्प वस्तुएं निकली हैं। भारतीय दंत शिल्प की वस्तुएं अफगानिस्तान और रोम में भी मिली हैं। इनका संबंध दक्कन में सातवाहन स्थलों के उत्खनन में पाई गई दंत शिल्प की वस्तुओं से जोड़ा जाता है। रोम की कांच की वस्तुएं तक्षशिला और अफगानिस्तान में मिलती हैं, लेकिन भारत ने कांच ढालने की जानकारी ईस्वी सन के आरंभ में आकर प्राप्त की और उसे चोटी पर पहुंचाया। इसी तरह मौर्योत्तर स्तरों में रत्न तुल्य पत्थरों के मनके या मड़ियाँ बड़ी संख्या में मिली हैं। इन्हीं स्तरों में शंख के बने मनके और कंगन भी पाए गए हैं। सिक्कों की ढलाई महत्वपूर्ण शिल्प थी और यह काल सोने, चांदी, तांबे, कांसे, शीशे और पोटीन के तरह तरह के सिक्के बनाने के लिए मशहूर है। शिल्पी लोग नकली रोमन सिक्के भी बना लेते थे। सिक्का ढालने के कई तरह के सांचे उत्तर भारत और दक्कन में पाए गए थे। सातवाहन स्तर के एक सांचे से पता लगता है कि इससे 6 सिक्के एक ही बार में निकल आते थे। इन शहरी हस्तशिल्पों के साथ साथ पकी मिट्टी की सुंदर सुंदर मूर्तिकाएं भी बनती हैं, जो विशाल मात्रा में पाई गई हैं। ये लगभग सभी कुषाण और सातवाहन स्थलों में पाए गए हैं, किंतु इस प्रसंग में नालगोंडा जिले के येल्लेश्वरम का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है, जहां मूर्तिकाएं और उनके निर्माण के सांचे सबसे अधिक संख्या में मिले हैं। मूर्तिकाएं और उनके सांचे हैदराबाद से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर कोंडापुर में भी पाए गए हैं। मूर्तिकाएं अधिकतर नगर निवासी उच्च वर्गों के लिए बनती थीं। यह गौर करने की बात है कि गुप्त काल और खासकर गुप्तोत्तर काल में नगरों के पतन के साथ मूर्तिकाओं की संख्या बहुत घट गई। शिल्पी लोग आपस में संगठित होते थे और उनके संगठन का नाम श्रेणी था।
ईसा की दूसरी सदी में महाराष्ट्र में बौद्ध धर्मावलंबी गृहस्थ उपासकों ने कुम्हारों, तेलियों और बुनकरों की श्रेणियों के पास धन जमा किया ताकि उससे बौद्ध भिक्षुओं को वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुएं दी जाएं। इसी सदी में प्रतिदिन 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए एक अधिपति ने आटा पीसने वालों की एक श्रेणी के पास अपनी मासिक आय से बचाकर धन जमा किया। विभिन्न ग्रंथों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस काल के शिल्पियों की कम से कम 24-25 श्रेणियां प्रचलित थीं। अभिलेखों से ज्ञात अधिकतर शिल्पी मथुरा क्षेत्र में तथा पश्चिमी दक्कन में जमे थे, जो पश्चिमी समुद्र तट की ओर जाने वाले व्यापार मार्ग पर पड़ते थे। इस काल की सबसे बड़ी आर्थिक प्रक्रिया थी भारत और पूर्वी रोमन साम्राज्य के बीच फूलता फलता व्यापार। आरंभ में यह व्यापार अधिकतर स्थल मार्ग से होता था। ईसा पूर्व पहली सदी से शकों, पार्थियनों और कुषाणों की गतिविधियों के कारण स्थल मार्ग से व्यापार करना संकटापन्न हो गया। यद्यपि ईरान के पार्थियन लोग भारत से लोहा और इस्पात का निर्यात करते थे, लेकिन वे ईरान के और भी पश्चिमी इलाकों के साथ भारत के व्यापार में बाधा डालते थे। परंतु ईसा की पहली सदी से व्यापार मुख्यतः समुद्री मार्ग से होने लगा। लगता है ईसवी सन के आरंभ के आसपास मानसून के रहस्य का पता लग गया। फलस्वरूप अब नाविक अरब सागर के पूर्वी तटों से उसके पश्चिमी तटों तक का सफ़र काफ़ी कम समय में कर सकते थे। वे भारत के विभिन्न बंदरगाहों पर आसानी से पहुंच सकते थे, जैसे पश्चिमी समुद्र तट पर भड़ोच और सोपारा तथा पूर्वी तट पर अरिकमेड और ताम्रलिप्ति। इन सभी बंदरगाहों में भड़ोच सबसे महत्वपूर्ण और उन्नतिशील था। वहाँ सातवाहन राज्य के उत्पादन तो पहुँचते ही थे, शक और कुषाण राज्य की वस्तुएं भी पहुँचती थीं। शक और कुषाण लोग भी पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से पश्चिमी समुद्र तट तक 2 मार्गों से जाते थे। दोनों मार्ग तक्षशिला में मिलते थे और मध्य एशिया से गुजरने वाले रेशम मार्ग से भी जुड़े थे। पहला मार्ग उत्तर से सीधे दक्षिण की ओर जाता था, तक्षशिला को निचली सिंधु घाटी से जोड़ता था और वहाँ से भड़ोच चला जाता था। दूसरा मार्ग, जो उत्तरापथ नाम से विदित है, अधिक चालू था। यह तक्षशिला से चलकर आधुनिक पंजाब से होते हुए यमुना के पश्चिम तट तक पहुँचता था और यमुना का अनुसरण करते हुए दक्षिण की ओर मथुरा पहुंचता था। फिर मथुरा से मालवा में उज्जैन पहुंचकर वहां से पश्चिमी समुद्र तट पर भड़ोच जाता था। उज्जैन में आकर एक और मार्ग उससे मिलता था, जो इलाहाबाद के समीप कौशाम्बी से निकलता था। विदेश व्यापार। भारत और रोम के बीच व्यापार तो भारी मात्रा में चला, लेकिन इस व्यापार में साधारण लोगों के रोजमर्रे के काम की चीज़ें शामिल नहीं थीं। बाजार में विलास की वस्तुएं खूब चलती थीं, जो कभी कभी अभिजात वर्गीय आवश्यकताएं मानी जाती हैं। रोम वालों ने सबसे पहले देश के सुदूर दक्षिणी हिस्से से व्यापार आरंभ किया, इसीलिए उनके सबसे पहले के सिक्के तमिल राज्यों में मिले हैं, जो सातवाहन के राज्य क्षेत्र के बाहर है। रोम वाले मुख्यतः मसालों का आयात करते थे, जिनके लिए दक्षिण भारत मशहूर था। वे मध्य और दक्षिण भारत से मलमल, मोती, रत्न और माणिक्य का आयात करते थे। लोहे की वस्तुएं, खासकर बर्तन, रोमन साम्राज्य में भेजी जाने वाली महत्वपूर्ण वस्तुएं थीं। मोती, हाथीदांत, रत्न और पशु की गिनती विलास की वस्तुओं में थी, किंतु पौधे और उसके उत्पाद धर्म, अंतिम संस्कार, पाक और औषध के काम में आते थे। पाकशाला के बर्तन भी आयात में शामिल रहे होंगे। छुरी कांटे का प्रयोग उच्च वर्ग के लोगों में शायद महत्वपूर्ण स्थान रखता होगा। भारत से सीधे भेजी जाने वाली वस्तुओं के अलावा कुछ वस्तुएं चीन और मध्य एशिया से भारत आती और तब रोमन साम्राज्य के पूर्वी भागों में भेजी जाती थी। रेशम चीन से सीधे रोमन साम्राज्य को अफगानिस्तान और ईरान से गुजरने वाले रेशम मार्ग से भेजा जाता था, लेकिन बाद में जब ईरान और उसके पड़ोस के क्षेत्रों में पार्थियनों का शासन हो गया, तब इसमें कठिनाई पैदा हुई। अतः रेशम के व्यापार का मार्ग कुछ बदल गया और वह इस उपमहादेश के पश्चिमोत्तर भाग से होते हुए पश्चिमी भारत के बंदरगाहों पर आने लगा। कभी कभी चीन से रेशम भारत के पूर्वी समुद्र तट होते हुए भी भारत आता था, तब वह यहाँ से पश्चिमी देशों को जाता था। इस प्रकार भारत और रोमन साम्राज्य के बीच रेशम का पारगमन व्यापार काफ़ी चला। बदले में रोम के लोग भारत को शराब के 2 हत्थे कलश और मिट्टी के अन्य प्रकार के पात्र भेजते थे। ये वस्तुएं पश्चिमी बंगाल के तामलुक, पांडिचेरी के निकट के अरिकमेडु और दक्षिण भारत के कई अन्य स्थानों में खुदाई में मिले हैं। कभी कभी तो वे वस्तुएं गुवाहाटी तक पहुंच जाती थीं। लगता है सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे, वह रोम से लपेटी हुई पट्टियों की शक्ल में मंगाया जाता था। उत्तर भारत में रोम से आई वस्तुएं बहुत कम ही मिले हैं, परंतु इसमें संदेह नहीं कि कुषाणों के समय में इस उपमहादेश के पश्चिमोत्तर भाग में ईसा की दूसरी सदी में रोमन साम्राज्य के पूर्वी भाग के साथ व्यापार चलता था।
जब 115 ईस्वी में मेसोपोटामिया को जीतकर रोम का प्रांत बना लिया गया, तब इस व्यापार को और सहूलियत मिली। रोम के सम्राट ट्रोजन ने न केवल मस्कट पर विजय प्राप्त की, बल्कि फारस की खाड़ी का पता भी लगाया। व्यापार और विजय के फलस्वरूप रोमन वस्तुएं अफगानिस्तान और पश्चिमोत्तर भारत में पहुंची। काबुल से 72 किलोमीटर उत्तर बेग्राम में इटली, मिस्र और सीरिया में बने कांच के बड़े बड़े मर्तबान मिले हैं। वहाँ कटोरे, कांसे का घोड़ा, इस्पात का पैमाना, पश्चिमी बाट, कांसे की छोटी छोटी यूनानी रोमन मूर्तियाँ, सुराहियाँ और सिलखड़ी के अन्यान्य पात्र भी मिले हैं। तक्षशिला में, जिसकी पहचान पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के आधुनिक सिरकप से की गई है, यूनानी रोमन कांस्य मूर्तियों के उत्कृष्ट नमूने मिले हैं। हमें चांदी के गहने, कुछ कांस्य पात्र, एक कलश और रोमन सम्राट टाइबेरियस के कुछ सिक्के भी मिले हैं। परंतु अरेटाइन मृदभांड जो दक्षिण भारत में आमतौर पर पाए जाते हैं, वे मध्य भारत या पश्चिमी भारत या अफगानिस्तान में नहीं मिलते। स्पष्ट है कि इन स्थानों में वे लोकप्रिय पश्चिमी वस्तुएं नहीं पहुंची जो अधिकतर विंध्य के दक्षिण में, सातवाहन राज्य में और उससे भी दक्षिण में पाई गई हैं। इस प्रकार सातवाहनों और कुषाणों के राज्यों को रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार से लाभ पहुंचा। फिर भी लगता है कि अधिक लाभ सातवाहनों को हुआ। रोम से भारत आई वस्तुओं में सबसे महत्व के हैं ढेर सारे रोमन सिक्के, जो प्रायः सोने और चांदी के हैं। समूचे उपमहादेश में इन सिक्कों के लगभग 150 जखीरे प्रकाश में आए हैं और इनमें अधिकतर विंध्य के दक्षिण में पाए गए हैं। भारत में पाए गए रोमन सोने चांदी के सिक्कों की संख्या 6000 से अधिक नहीं है, पर यह कहना कठिन है कि केवल इतने ही सिक्के रोम से आए। रोमन लेखक प्लिनी ने 77 ईस्वी में लैटिन में लिखे नेचुरल हिस्ट्री नामक अपने विवरण में अफसोस प्रकट किया है कि भारत के साथ व्यापार करके रोम अपना स्वर्ण भंडार लुटाता जा रहा है। इस कथन में अतिरंजन हो सकता है, लेकिन उससे भी पहले 22 ईस्वी में शिकायत का वर्णन मिलता है कि रोम के पूरब से गोल मिर्च मंगाने पर अत्यधिक खर्च कर रहा है। पश्चिम के लोगों को भारतीय गोल मिर्च इतनी प्रिय थी कि संस्कृत में गोल मिर्च का नाम ही पड़ गया यवन प्रिय। भारत में बने छुरी कांटे के इस्तेमाल के खिलाफ भी भारी प्रतिक्रिया हुई, जिन्हें रोम के अमीर ऊंची कीमतों में खरीदते थे। उस समय लोगों को व्यापार संतुलन की अवधारणा भले ही न रही हो, परंतु भारतीय प्रायद्वीप में पाए गए रोमन सिक्कों और पात्रों की बहुतायत से इसमें संदेह नहीं रह जाता है कि रोम के साथ व्यापार में भारत का पलड़ा भारी था।